आप टेट या सी टेट कुछ न कुछ पास किए होंगे अपने स्टेट का, हो सकता है टेट पास किए हों या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो कराती है सी टेट आप उसको पास किए हों। प्राइमरी जूनियर 2 लेवल पर होता है अभी फ़िलहाल, चाहे जो भी पास किए हों। और आप इंतज़ार कर रहे होंगे शिक्षक भर्ती का, आप प्रयास कर रहे होंगे लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी भर्ती में। आपने बीएड, बीटीसी, डीएलएड, एनटीटी, एनआईएस डीएलएड, दूरस्थ बीटीसी, विशेष बीटीसी, स्पेशल बीएड, एमएड, कुछ न कुछ टीचर ट्रेनिंग भी किया होगा आपने। तो आपका जो इंतज़ार है वो अब जो है समाप्त होने जा रहा है। लगातार भर्तियां सभी राज्यों में आ रही हैं, केंद्र की भी कई भर्तियां आ चुकी हैं। अब जो है यूपी गवर्नमेंट भी भर्तियां लेकर आने जा रही है यूपी गवर्नमेंट। तो यूपी गवर्नमेंट अभी तक शिक्षा सेवा चयन आयोग एक नया आयोग बना रही थी, इस वजह से जो है कोई नई भर्ती नहीं आ रही थी। अन्य विभागों में तो भर्ती आ रही थी लेकिन शिक्षा विभाग में नहीं आ रही थी। अब शिक्षा विभाग में भर्तियां आएंगी, लगातार आएंगी, हर वर्ष आएंगी, क्योंकि यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया, सदस्य चुन लिए गए, अध्यक्ष चुन लिए गए, परीक्षा नियंत्रक चुन लिए गए। अभी भर्तियों के लिए रिक्त पद जुटाए जा रहे थे, तो रिक्त पद जुटा करके इसके बाद अध्याचन वगैरह मांगा जा रहा है। और आप एक बार पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे, डेली न्यूज आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट आगे बढ़ने जा रही है, बहुत सारे बदलाव होने जा रहे हैं। जैसे बात कर लें प्रमोशन की, बहुत सारी भर्तियां इस वजह से नहीं आ पाती थी क्योंकि वो पद प्रमोशन के थ्रू भर दिए जाते थे। जैसे जूनियर लेवल पर बात किया जाए, कक्षा 6 से 8 की भर्ती जनरली देखने को नहीं मिलती थी, लेकिन अब जो है ये प्रमोशन से भरे तो जाएंगे लेकिन प्रमोशन डायरेक्ट नहीं होंगे, भर्ती निकलेगी। जो कार्य शिक्षक होंगे प्राइमरी में या अन्य कहीं जो इच्छुक होंगे वो आवेदन करेंगे, और जो सामान्य कैंडिडेट होगा वो भी आवेदन करेगा। जो कार्य शिक्षक होंगे उनको उम्र में छूट या वेटेज वगैरह मिल जाएगा, और फिर सभी लोग एग्ज़ाम देंगे और मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी के आधार पर नियुक्ति होगी। अब एकेडमिक जो था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, पीछे का जो जुड़ा जाता था वो सब अब नहीं जुड़ा जाएगा। तो इससे ये फ़ायदा होगा कि जो जितना बेहतर तैयारी करेगा उसके उतने ज़्यादा चांसेज होंगे। और साथ ही हो सकता है कि अब जो नया सिस्टम लागू हो इसमें टेट सी टेट के नंबरों को भी कुछ वेटेज दिया जाए, इनके अंकों को भी जोड़ा जाए। तो प्रयास ये होना चाहिए कि टेट सी टेट आप पास भी हैं तो भी और अच्छे नंबर लाने के लिए फिर से कोशिश कीजिए। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति कहता है कि सभी शिक्षक भर्ती में इंटरव्यू डेमो अनिवार्य। डेमो आप जानते हैं कि कक्षा में शिक्षण, तो आपने अगर जो है किसी स्कूल में कहीं पढ़ाया है तो वो जो अनुभव आपके पास होगा वो आपका काम आएगा डेमो में। और इंटरव्यू की बात की जाए तो इंटरव्यू आप लोग बहुत सारे देखे होंगे, सुने होंगे, नहीं जानते हैं तो अभी आगे जो बातचीत हुई है आप वो सब सुनिएगा। तो उसमें बताया गया है सब कुछ, क्या पढ़ना है, कैसे तैयारी करनी है किस एग्ज़ाम की। आप पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। जूनियर की भर्ती अब आएगी, प्राइमरी की आएगी, प्रिंसिपल, टीजीटी, पीएचडी सारी भर्तियां आने जा रही हैं। बीएड का जो गजट वाला मैटर है उसको भी लेकर काफ़ी लोग परेशान हैं, गजट आने जा रहा है। तो क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस पर भी चर्चा हुई है। और अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। और आप अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए सामने नंबर है, इस नंबर पर हमें मैसेज कीजिए, आपको लिंक दे दिया जाएगा। और बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा और समय लेकर के आप बात कर सकते हैं। और कोशिश कीजिएगा कि ये वीडियो अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने का प्रयास रहे आपका। शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँच जाए। तो पूरी बातचीत बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत डिटेल में बताया गया है क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे तैयारी करना है। आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा। अगर आप भी कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो सामने नंबर है, आप हमसे बात कर सकते हैं। चलिए आपको सुनाते हैं पूरी बातचीत, डिटेल में चर्चा हुई है, लास्ट तक सुनिएगा, पूरी बातचीत सुनिएगा। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो, हाँ जी सर, नमस्ते। हाँ जी नमस्ते। सर मेरा नाम रीता कुमारी है और जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट है मुजफ्फरनगर है सर, और शादी बागपत डिस्ट्रिक्ट में हुई है सर। बीएड किया हुआ है सर 2007 का। हाँ जी बताइए। सर मैंने आपसे पहले भी बात की हुई है 2 बार।
तो मेरा बीएड मतलब यूपी टेट जूनियर सेकंड पेपर तो क्लियर हो गया था 2011 में जब यूपी टेट आया था। हम्म। लेकिन मतलब फर्स्ट पेपर क्लियर नहीं हुआ था, तो आपने बोला था कि 20 अगस्त 2023 को जो एग्जाम हुआ था ना, उसका मेरा 89 मार्क्स आए उसमें फर्स्ट पेपर में सर। तो मेरे को ये पूछना था सर, जैसे अभी तो बोल रहे हैं कि बीएड वाले फर्स्ट पेपर नहीं दे सकते। तो गई थी मैं मतलब फॉर्म भरने के लिए, तो उन्होंने बोला इसमें कॉलम में केवल एसटीसी बीटीसी ये मतलब डिप्लोमा है फर्स्ट पेपर के लिए। तो आप सेकंड पेपर के लिए सेकंड पेपर दे सकते हैं बीएड वाले, फर्स्ट नहीं दे सकते। उन्होंने बोल दिया कि नहीं, आप मतलब फॉर्म नहीं भर सकते फर्स्ट पेपर का। हाँ तो वो तो सही बता रहे हैं। जी सर, तो मेरे को सर ये पूछना था कि मेरा सीटेट भी क्लियर हो गया, मतलब अभी जो इसमें जुलाई में 7 जुलाई को हुआ था ना सर 2024 में, तो इस ये मैंने सेकंड पेपर का एग्जाम दिया था, तो उसमें 100 मार्क्स आए हैं सर। अच्छा। और उसमें जो यूपी टेट का है 2011 का उसमें 90 है, और जो मैंने फर्स्ट पेपर दिया था 20 अगस्त 2023 को उसमें 89 है सर। 89। आप कैटेगरी आपकी कौन सी है? सर हम जाट है और जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी? ओबीसी सर, ओबीसी। तो पहली बात तो समय समय पर नियम बदलते रहते हैं, जो भी कारण हो। जी। जब 2011 में पहली बार टीटी परीक्षा हुआ, जी सर, तो चाहे यूपी टेट की बात कर लें या फिर सी टेट की बात कर लें, तो उस वक्त बीएड को प्राइमरी वाला टेट सी टेट देने के लिए मौका दिया गया। उसके बाद बीएड को प्राइमरी का टेट सी टेट देने के लिए कोई मौका नहीं मिल रहा था। फिर 2018 में मौका दिया गया। जी सर। और फिर 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने वो गजट रद्द किया। उसके बाद से मौका नहीं दिया जा रहा है। तो समय समय पर जो भी कारण हो परिवर्तन होते रहते हैं। जी। तो जिस वक्त जो चीज मान्य है उस वक्त उस चीज का लाभ उससे संबंधित लोगों को मिलेगा, और जिस वक्त जो चीज नहीं है नियम में तो उस दौरान लाभ नहीं मिलेगा। अभी एनसीटी फिर से नया गजट लाने जा रही है, उसमें बीएड जो है 1 साल वाला, 2 साल वाला, 4 साल वाला, ये सारे जो है प्राइमरी के लिए हमेशा के लिए मान्य हो जाएंगे। जी सर। तो जिस दिन ये गजट फिर से जारी हो जाएगा उसके बाद जो भी टेट या सी टेट होगा या कोई भर्ती आएगी उसमें फिर से लिया जाने लगेगा। वो तो समय समय पर चीज़ें बदलती रहती हैं, अलग अलग समय में अलग अलग सरकारें आती हैं जाती हैं, उनकी अपनी अपनी नीतियाँ होती हैं। तो ये तो होता रहता है। तो आपको फोकस करना है कि आपको जो वर्तमान चल रहा है इसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। जो चीज़ अवेलेबल हैं जिसके लिए आप एलिजिबल हैं उन पर फोकस कीजिए। जो पीछे बीत गया या जो फ्यूचर में है उनकी जानकारी रखिए, लेकिन लाइफ हमेशा करंट में, वर्तमान में जो भी चल रहा है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। तो आपने बताया कि आपने 89 नंबर से सी टेट पास किया है प्राइमरी वाला। जी सर। ठीक है। जी। और आपका जो सी टेट पास है वो 2023 में 20 अगस्त को। हाँ जी, प्राइमरी वाला सर। हाँ, तो पहली बात तो ये सिर्फ प्राइमरी पर भी बात कर रहे हैं। जी सर। तो 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था। जी सर। और 11 अगस्त के बाद आपने प्राइमरी वाला सीटेट पास किया है। उस रिजल्ट पर जो डेट है वो 11 अगस्त के बाद का है ना? जी सर। तो यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया, गजट रद्द हो गया, उसके बाद का है। तो ये जो आपका प्राइमरी सीटेट आप पास की हैं या टेट जो भी पास की हैं, तो ये सर्टिफिकेट वैलिड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज ध्यान दीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जैसे ही एनसीटी नया गजट जारी कर दे, मान लेते हैं आज हम लोग बात कर रहे हैं, कल परसों किसी दिन एनसीटी नया गजट जारी करती है और बीएड प्राइमरी में फिर से वैलिड हो जाता है, तो आप कोशिश कीजिएगा कि चाहे वो यूपी का टेट हो या फिर सेंट्रल वाला सी टेट हो, आवेदन जब भी होगा आप आवेदन करके एक बार फिर से पास कर लीजिएगा। और
उसको कहीं आवेदन में लगाना हो किसी भर्ती में, उसको कोशिश कीजिए लगाने का। जब तक नया नहीं पास कर लेती हैं तब तक ये पुराने वाले से काम चलाते रहिएगा, लेकिन नया हर हाल में पास कर लीजिएगा। भले ही इसको लगा के कहीं आवेदन करना हो कर दीजिएगा, लेकिन नया भी पास किए रहिएगा, क्योंकि आपका जो सीटेट का सर्टिफिकेट जो पास किए हैं वो 11 अगस्त 2023 के बाद का है। तो किसी भी स्टेज पर हो सकता है कि इसको वे मान्य न करें इन फ्यूचर, जब बीएड के लिए नया गजट आ जाएगा उसके बाद की बात कर रहे हैं। अभी तो फिलहाल गजट आया ही नहीं है, आने वाला है। कब आएगा? 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, पता नहीं, अभी एग्जैक्टली डेट डिक्लेयर नहीं किया गया है। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा आपने बताया कि आप जूनियर का भी टेट सीटेट पास हैं। जी सर। तो जूनियर की भर्ती आने जा रही है। जी सर। जूनियर की भर्ती अच्छे खासे पद आएंगे, आर्ट स्ट्रीम के भी आएंगे और साइंस के भी आएंगे। 2013 में आया था, वो साइंस का था, उसके बाद फिर कभी आया नहीं है। एडेड जूनियर का आया था। जी सर। तो गवर्नमेंट स्कूलों में जूनियर की भर्ती 2013 में एक बार देखने को मिला, उसके बाद से फिर नहीं मिला है। लेकिन अब जो है गवर्नमेंट, जब यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग नया आयोग बना है, तो नए नए परिवर्तन करिए, नए नए नियम बना रही है। तो जूनियर की भर्ती सुपर टेट से ही होगी अब, और जो प्राइमरी टीचर्स का प्रमोशन होता था, डायरेक्ट रख लिए जाते थे, अब वो प्रमोशन भी सुपर टेट देने के बाद ही होगा। यानी कि जो लोग प्राइमरी टीचर हैं 5 साल 10 साल से और उनको प्रमोशन चाहिए, तो सुपर टेट जब जूनियर वाला आएगा तो आप भी आवेदन करेंगी, वो भी आवेदन करेंगे, हम भी आवेदन करेंगे, हर कोई आवेदन कर सकता है। बस फर्क इतना होगा कि चूंकि वो पहले से राज्य कर्मचारी हैं, शिक्षक हैं, उसी विभाग में है, शिक्षा विभाग में, तो उनको उम्र में छूट दे दिया जाएगा। उनको इतने साल पढ़ाने का कुछ निर्धारित वेटेज दे दिया जाएगा, 5 नंबर, 10 नंबर, 20 नंबर, जो भी देना होगा। तो मौका सबको मिलेगा, बराबर मिलेगा। बस उन शिक्षकों को थोड़ा सा वेटेज का लाभ, उम्र में छूट वगैरह एक्स्ट्रा मिल जाएगा, कारण कि वो पहले से ऑलरेडी हैं वहाँ पर। लेकिन पहले जो होता था कि प्रमोशन से 50% सीटें डायरेक्ट भर दी जाती थी, और जो बाहर कैंडिडेट है जूनियर का टेट सीटेट पास करके बैठा हुआ वेट कर रहा है, उन 50% सीटों पर उनको मौका नहीं मिल पाता था। अब ऐसा नहीं होगा, ये नियम जल्द ही लागू होने जा रहा है। तो जूनियर की भर्ती आने जा रही है। आप जो है क्या साइंस है या आर्ट है आपका? आर्ट है सर। आर्ट है ना? तो एडेड जूनियर की भर्ती आई थी, उसका जो है एग्जाम हो चुका है, रिजल्ट पेंडिंग है। उस भर्ती का आप जो है कहीं से भी पेपर वगैरह, सिलेबस वगैरह ले करके आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और प्राइमरी में अभी हमने बताया कि जो है बीएड जैसे वैलिड हो जाएगा, उसके बाद प्राइमरी की भी भर्ती आएगी। प्राइमरी की भर्ती गवर्नमेंट स्कूलों में भी आएगी और एडेड स्कूलों में भी आएगी। तो आप फिर जो है टेट सीटेट पास करके उसमें भी आवेदन कीजिएगा। तो आप फोकस कीजिए पढ़ाई पर। कम से कम 3 भाषा आप जरूर से पढ़िएगा। 3 भाषा में आप चुनाव कर लीजिएगा, आपको क्या पढ़ना है। वैसे हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत जनरली यही चल रहा है यूपी के अंदर। तो 3 भाषा पर कमांड रखिए। भाषा हर हाल में, चाहे आप किसी भर्ती में जाएंगे शिक्षा के क्षेत्र में, 2 या 3 भाषा रहता है। तो कोशिश कीजिए 3 भाषा तैयार रखिए हमेशा, चाहे वो टेट सीटेट देना हो, चाहे सुपर टेट देना हो, चाहे राज्य की भर्ती हो, चाहे केंद्र की भर्ती हो, किसी अन्य राज्य की भर्ती हो। हर जगह शिक्षक भर्ती में 2 या 3 भाषा हर हाल में रहता ही है और रहेगा ही। तो आप 3 भाषा पर डे हो सके तो आधा आधा घंटा समय दीजिए, उसकी तैयारी करते रहिए। इसके बाद आपका आर्ट है, तो आर्ट में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सारे सब्जेक्ट जो है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक कोशिश कीजिए पढ़ जाइए। इकोनॉमिक्स तो कक्षा 9 से 11 तक पढ़ जाएंगी तो हो जाएगा काम। तो 6 से 12 तक का एसएसटी के सारे सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, ये सब पढ़ लीजिए। एनसीईआरटी हो या एससीईआरटी या अन्य जो भी किताबें हैं, बेसिक और एडवांस किताबें हैं, वो सब पढ़िए, तैयारी कीजिए। इसके बाद रह जाता है मैथ, रीजनिंग वगैरह। रीजनिंग थोड़ा बहुत पढ़ना होता है। मैथ तो मैथ शुरुआत में कक्षा 6 तक का पढ़िए, कक्षा 1 से कक्षा 6 तक एनसीईआरटी। और उसके बाद है आर एस अग्रवाल साहब की है, एस चंद पब्लिकेशन है,
2-3 पब्लिकेशन वगैरह ले करके मैथ भी पढ़ जाइए। इतना हमेशा तैयार रखिए आपके लिए, चाहे वो प्राइमरी की भर्ती हो चाहे वो जूनियर की भर्ती हो, सब में काम आएगा। और एक है साइकोलॉजी, एजुकेशनल साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी, जी शिक्षा के क्षेत्र में वो रहेगा ही। तो 3 भाषा हो गया आपका, एसएसटी में 4 सब्जेक्ट आते हैं मेन रूप से, वो हो गए 4 3 7, एजुकेशनल साइकोलॉजी, उसका मैथ। तो इतना हमेशा तैयार रखिए। इतना तैयार रहेगा तो जो कुछ थोड़ा बहुत अगर और कोई सब्जेक्ट इसमें ऐड हो रहा हो, जैसे कंप्यूटर आ गया, करंट आ गया, तो थोड़ा बहुत और तैयारी एग्जाम से पहले जब फॉर्म भरेंगे तो कर लेंगे। इतना लेकिन हमेशा तैयार रखिए। जी सर। भर्ती आने जा रही है जूनियर की। जी सर। हम्म सर ऐसे यूट्यूब पे क्लासेस वगैरह चलती है ना, तो वो मैं लेती हूँ, करती रहती हूँ ऐसे। सही है, बढ़िया है। पढ़ाई कहीं से कीजिए, किताबों से सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। इसके बाद गाइडेंस की जरूरत होती है, तो गाइडेंस के लिए कोई ऑफलाइन कोचिंग करता है, डेली कोचिंग जाता है, और कोई कोचिंग नहीं जा पा रहा है तो ऑनलाइन ले रहा है। ऑनलाइन में भी जो है वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं। ऑफलाइन से ये फायदा होता है कि जब हम वहाँ जाते हैं तो और भी हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं, टीचर से हम जो है फेस टू फेस मिल पाते हैं, तो हमारी पर्सनल जो प्रॉब्लम है वो भी हम वहाँ पर शेयर कर पाते हैं। जी सर। लोगों से जब मिलते हैं तो बहुत सारी नई नई जानकारियाँ मिलती हैं। जी सर। वहाँ पर 10 लोग बैठे हैं, 50 लोग बैठे हैं, जिसके मन में जो भी क्वेश्चन आ रहा है पूछ रहा है, तो उस क्वेश्चन का आंसर जब टीचर्स देते हैं तो पूरा क्लास उससे लाभ उठाता है। जी सर। ये सब फायदा होता है ऑफलाइन कोचिंग में। कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑफलाइन कर सकती हो तो ऑफलाइन कीजिए, नहीं कर पा रही हैं तो ऑनलाइन कर ही रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जी सर। हम्म। उसमें भी सर यूट्यूब पे कई सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, हिंदी, इंग्लिश, एसएसटी हम्म और ज्योग्राफी। एसएसटी के अंदर ज्योग्राफी और ये आता है हम्म ना पॉलिटिकल साइंस वगैरह सब हम्म। पढ़ाते हैं उसमें भी। हाँ, तो और वो मैथ सारे भी सब्जेक्ट पढ़ा आता रहे है हो। उसमें। हम्म। और कंप्यूटर की भी क्लास में कंप्यूटर से संबंधित जो भी क्वेश्चन आते हैं सर वो भी पढ़ाते हैं। एक डायरी आप बना लीजिए। उस जी डायरी सर। के शुरू के जो 1 या 2 पन्ने होंगे उसमें आपको लिखना है कि आप कौन कौन से एग्जाम देना चाहती हैं, या किन जी किन सर। एग्जाम्स के लिए बारे में आप सोचती हैं। 1-2 पेज जी पर ये सब लिख डालिए। फिर अगले 1-2 पेज पर कि वो एग्जाम देना चाहती हैं तो उन सारे एग्जाम्स में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। सारे एग्जाम पर पहले जो है क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ने होंगे। जैसे आपने लिखा टेट देना है हमें यूपी का, तो यूपी टेट में जी क्या क्या पढ़ना है सब्जेक्ट। सी टेट जी देना है तो सी टेट में क्या क्या सब्जेक्ट पढ़ना है। सुपर टेट देना है प्राइमरी का, तो उसमें सुपर टेट जूनियर का देना है, तो उसमें जो भी टीजीटी देना है, पीजीटी देना है, जो भी आपके मन में आता है, तो शुरू में वो एग्जाम्स के नाम लिखिए। फिर उसके बाद 1-2 पेज के बाद लिखिए कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होंगे उस एग्जाम को देने के लिए। सारे एग्जाम्स के बारे में लिख लीजिए। फिर 1-2 पेज छोड़ करके आगे बढ़िए कि उस सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए आपको हेल्प कहाँ कहाँ से लेना होगा, किताबें कौन कौन सी लेनी होंगी, जी सर। सिलेबस क्या क्या होगा। इस तरह से करके अलग अलग पेज बनाइए। एक पेज में हिंदी का सिलेबस लिख लीजिए, आपको क्या पढ़ना है, किस एग्जाम के पर्पज से पढ़ना है, कितना पढ़ना है। इंग्लिश का क्या सिलेबस होगा, मैथ का क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, कितना पढ़ना है। तो एक डायरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें आपके माइंड में जो कुछ चल रहा है वो सब कुछ लिखा हुआ सामने होना चाहिए, ताकि आप बार बार उस डायरी को खोलिए तो जो आपका गोल है, जो आपकी थिंकिंग है, वो सारी चीजें सामने बार बार आती रहें। आप उससे डिस्ट्रैक्ट ना होइए, भटकिए नहीं। आपने डिसाइड कर लिया है कि ये चीजें हम इन्हीं को फॉलो करेंगे, तो वो डायरी बार बार आपको पलटना है। उसी में सब कुछ सिलेबस लिखा है, सब्जेक्ट लिखा है, एग्जाम्स लिखे हैं, सारी चीजें, तो उसी के अकॉर्डिंग चलना है। और फिर आगे के पेज पर एक टाइम टेबल बनाइए कि डेली हम जो है कब कितना टाइम क्या चीज को देंगे। जैसे कोई जॉब कर रहा होगा तो 8 घंटे अगर उसका जॉब में जा रहा है तो अपना जो टाइम टेबल बनाएगा उसमें 8 घंटे जॉब के लिए दिखाएगा। कोई जो है ऑफलाइन कोचिंग कर रहा होगा तो उतना देर जो है ऑफलाइन कोचिंग का दिखाएगा। कोई घर में बच्चों को पढ़ाता होगा या जो भी घर के काम करता होगा या अन्य जो कुछ भी करता हो, तो पूरा टाइम दिखा करके फिर एक टाइम टेबल हो जाएगा डे वाइज कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे किस दिन कितना किस सब्जेक्ट को देना है। अगर आपने बनाया है कि 2 घंटे सुबह पढ़ना है, 2 घंटे दोपहर में, 2 घंटे शाम को, तो उस 2 घंटे में अगला टाइम टेबल जो होगा डे वाइज होगा, किस दिन क्या पढ़ना है। संडे है या अन्य कोई छुट्टी है, कोई जॉब कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो छुट्टी के दिन का अलग से टाइम टेबल। इस तरह से जब आप एक डायरी मेंटेन करेंगी, सब कुछ उसमें मेंशन की रहेंगी, और वही सारी चीज़ें आप जो है लिख करके अच्छे से स्केच पेन से मोटा मोटा कलरफुल लिख करके आप अपने स्टडी रूम में या जहाँ भी आप ज़्यादा समय बिताती हो वहाँ पर दीवार पर पेस्ट कर देंगी, तो आपके माइंड में ये सारी चीज़ें हमेशा चलती रहेंगी। इन्हीं चीज़ों पर नज़र रहेगी, आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी। और
आपका जो लक्ष्य है वो हमेशा सामने रहेगा, तो आप फोकस रहेंगी। ठीक है, ये सब चीज़ें कीजिए। जी सर। डायरी मेंटेन कीजिए, जो जो चीज़ हमने बताया है, जैसे जैसे डायरी में सब कुछ लिखिए। उनको जो है ले आइए एक बंडल उठा करके, जो मार्केट में जीरोक्स करते हैं ना, देखा होगा आपने, व्हाइट कलर का पेज होता है, जी तो वो एक बंडल पेपर उठा लाइए, 200-300 रुपये में एक बंडल आ जाता है, पूरा एक बंडल उठा लाइए। कुछ स्केच पेन कलरफुल ले आइए, कुछ पेन ले आइए कलरफुल, स्केल, पेंसिल, इरेजर, शार्पनर, ये सब ले आइए। प्रॉपर एक जो है स्टडी टेबल बनाइए, वहाँ ये सब रखिए। बुक्स अपने आसपास जहाँ भी स्टडी के लिए बना रही हैं वहाँ पर सब्जेक्ट वाइज रखिए, कौन से बुक्स हैं आपके पास और क्या क्या बुक की ज़रूरत है, उन बुक्स को जो है लेकर के आइए। अपना एक छोटा सा लाइब्रेरी बनाइए और प्रॉपर डेडिकेट होकर के 6 महीने 1 साल पूरी तरह से जितना भी समय दे सकती हैं डेली दे करके, टाइम उतना फोकस होकर के आप पढ़ाई कीजिए, नोट्स बनाइए। 6 महीना 1 साल 2 साल के अंदर जो है कोई अगर इतना करता है ये सब कुछ प्लान करके, तो सफल होना निश्चित है। और बुक्स 2 तरह के होते हैं, ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा। बुक्स 2 तरह के होते हैं, एक होता है बेसिक और एक होता है एडवांस। बेसिक मतलब आप जब भी किसी को भी आप देखेंगी, चाहे वो एमबीए किया हो, चाहे वो बीटेक किया हो, एमटेक किया हो, चाहे वो बीए, एमए, बीएससी कुछ भी करके, लेकिन जब वो जाता है दिल्ली में आईएएस की कोचिंग करने, तो सबसे पहले ये जो दृष्टि कोचिंग वाले हैं, राव आईएएस वाले हैं, ये सारे कोचिंग वाले बच्चों से कहते हैं आपको 6 से 12 तक की एनसीईआरटी पढ़नी है। क्यों कहते हैं? जबकि वो बच्चे तो इंटर के बाद के आगे की भी पढ़ाई करके आए हुए हैं। वो जानते हैं कि ये पढ़ाई अब तक जो करके आए हैं सिर्फ ये रट्टा मारे हैं, अगले दिन गए हैं पेपर में उल्टी कर दिए, छाप दिए और फिर भूल गए। और एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं से पूछे जाते हैं इंटर तक के लेवल का। तो इसलिए वहाँ पर 1 लाख, 2 लाख, 4 लाख, 10 लाख जो भी फीस भर रहे हैं, इतनी महंगी फीस दे करके जाते हैं और पढ़ते क्या है, वही कक्षा 6 से 12 तक वाली एनसीईआरटी किताबों कहते हैं पढ़ने को पहले। तो 6 से 12 तक की जो किताबें हर सब्जेक्ट की, ये बेसिक किताबें हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की हों या प्राइवेट पब्लिकेशन की हों। जितने ज़्यादा अलग अलग राइटर को पढ़ेंगे, अलग अलग पब्लिकेशन को पढ़ेंगे, तो चीज़ों को समझना, क्योंकि अलग अलग लोग जब लिखते हैं तो अलग अपने अपने तरीके से लिखते हैं, तो समझना आसान होता है। किसी का लैंग्वेज आसान होता है, किसी का थोड़ा सा टफ होता है, किसी का एग्जाम्पल बहुत अच्छा होता है। तो अलग अलग किताबें पढ़ने से ये सब फायदा मिलता है कि उनका जो चीज़ अच्छा रहेगा वो चीज़ हमें किसका अच्छे से समझ में आ रहा है वो हम ले लेंगे। तो ये बेसिक पढ़ाई हो गई। और बेसिक पढ़ाई से एक बेस बनता है, इसके बाद एडवांस पढ़ाई करनी होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, सीधे यूट्यूब पर गए, वो पढ़ा रहे हैं जो पढ़ने लगे, कोचिंग में गए, वहाँ जो पढ़ा रहे हैं पढ़ने लगे डायरेक्ट। अब वहाँ पर मैथ पढ़ा रहे हैं, ट्रिकी मैथ पढ़ा रहे हैं कि ये समय चाल दूरी का है, ये वाला क्वेश्चन ऐसे ऐसे आएगा, तो ये फार्मूला लगा के ऐसे आंसर निकाल लेंगे। अब वो फार्मूला वहाँ रट लिए, वो तरीका वहाँ सीख लिए। अब एग्जाम में गए, एग्जाम में क्वेश्चन दूसरे तरीके से पूछ दिया घुमा कर। अब ना वो वहाँ फार्मूला काम आएगा, ना उनको बेसिक फार्मूला आता है कि वो जो है उसका आंसर निकाल पाएँ। तो फिर ऐसे में क्या होता है कि सारा पढ़ा लिखा बेकार। तो इसलिए पहले बेसिक तैयार करना होता है, उसके बाद ट्रिक्स आते हैं, एडवांस चीज़ें आती हैं। तो लोग यही गलती करते हैं, सीधे जो है बेस तैयार किए बिना पहुंच जाते हैं एडवांस चीज़ें पढ़ने, तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होता है। आप भी मैथ पढ़ रहे होंगे ऑनलाइन, ट्रिक्स बताते होंगे ज़्यादातर कि ऐसे क्वेश्चन आए तो ऐसे ऐसे कर देना है। जी सर। क्यों ऐसे ऐसे करना है ये नहीं बताएंगे, ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, उस पर डिटेल में चर्चा नहीं होगी, वो ट्रिक बता करके आगे बढ़ जाएंगे। जी सर। बता देंगे कि हाँ जो है ये तारीख है, बताना है कि इस तारीख को कौन सा दिन था। अब वो फार्मूला बता दिए, ऐसे ऐसे कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा कि हाँ इस तारीख को इस साल में ये दिन था। है, हम पीछे जा रहे हैं 10 साल, 20 साल, 50 साल पीछे, 100 साल, 200 साल पीछे, तो हम कैसे एग्जैक्टली डे निकाल पा रहे हैं? अगर इसका हम बेस समझ लें कि हमारा जो कैलेंडर है वो बना कैसे, उसका हम अगर कॉन्सेप्ट समझ लें, तो हमें ट्रिक की जरूरत ही नहीं है। चाहे क्वेश्चन जिस तरह से घुमाता रहे, थोड़ा सा समय हो सकता है ज़्यादा लगे, लेकिन आंसर सही आएगा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। लेकिन ज़्यादातर लोग ट्रिक्स को फॉलो करते हैं, शॉर्टकट जान गए, बस ट्रिक्स भी सीखना है लेकिन बाद में, जब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, अब हमें समय बचाने पर फोकस करना है, तब हम ट्रिक्स सीखेंगे। तो ये चीज़ें कि पहले बेसिक यानी कि स्कूल लेवल किताबें पढ़नी होती हैं,
जी उसके बाद एडवांस किताबें हैं, लूसेंट की है, परीक्षावाड़ी की है, परीक्षा मंथन की है, और भी बहुत सारे प्राइवेट पब्लिकेशन हैं मार्केट में कंपटीशन वाले। जी तो दोनों बेसिक और एडवांस दोनों को जो है अलग अलग तरीके से पढ़ना है। जब भी बुक्स लिखिएगा तो बेसिक जी सर। किताबें अलग लिखिएगा, एडवांस किताबें अलग लिखिएगा। जैसे भूगोल पढ़ना है किसी को, तो भूगोल पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका है कि किताब होना चाहिए, ग्लोब होना चाहिए, मैप होना चाहिए और एटलस, ये 4 चीजें होनी चाहिए। ग्लोब जितना बड़ा से बड़ा हो सके ताकि हम पृथ्वी का जो है वर्चुअल रूप वो सामने देख सकें। मैप होना चाहिए, ग्लोब में सब कुछ नहीं दिखाया जा सकता, मैप बड़ा होता है तो मैप में छोटी छोटी चीजें भी दिखाई गई रहती हैं, तो बड़े बड़े साइज का मैप होना चाहिए। मैप जो होना चाहिए वो वर्ल्ड का होना चाहिए। हम इंडिया में रहते हैं तो इंडिया का होना चाहिए, हम यूपी में रहते हैं तो यूपी का होना चाहिए। और मैप भी 2 तरह के होते हैं, पॉलिटिकल और जियोग्राफिकल। पॉलिटिकल में हर जगह का नाम दिखाया गया रहता है, देश और राजधानी, जिले, प्रदेश, ये सब दिखाया गया रहता है। और जो जियोग्राफिकल होता है उसमें मूल रूप से कहाँ पर नदियां हैं, कहाँ पर्वत हैं, कहाँ पठार है, कहाँ मैदानी क्षेत्र है, कहाँ मरुस्थलीय क्षेत्र है, इन चीज़ों को हाईलाइट किया गया रहता है। तो मैप 6 तरह के होते हैं। अगर इंडिया का मैप लेंगे तो एक पॉलिटिकल लेंगे, एक ज्योग्राफिकल लेंगे, यूपी का लेंगे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल, वर्ल्ड का लेंगे पॉलिटिकल और ज्योग्राफिकल, कुल 6 मैप होने चाहिए। एटलस, एटलस में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम लोग बात कर रहे हैं यूपी, तो जी यूपी को अलग अलग पार्ट करके, यूपी का पूरब, यूपी का पश्चिम, ये सब पार्ट करके, या इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया में इतने सारे स्टेट हैं तो एक एक स्टेट का अलग अलग मैप, या वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो वर्ल्ड में एक अलग अलग देशों का अलग अलग मैप, वो उसमें डिटेल में दिया रहता है, बहुत सारे पेज होते हैं। तो ग्लोब, एटलस और मैप ये जरूरी है। जी इसके बाद किताबें, तो ज्योग्राफी के लिए कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 12 तक की एनसीईआरटी हर हाल में पढ़ना होगा। जी जब एनसीईआरटी पढ़ लिए, बेस तैयार हो गया, अब इसके बाद कुछ फेमस राइटर्स हैं उनकी किताबें, जैसे महेश वर्णवाल हैं, उनकी किताब खरीद लिए ज्योग्राफी एडवांस लेवल की तैयारी के लिए। लूसेंट की ले लिए, परीक्षावाड़ी की ले लिए, तो फिर एडवांस के लिए ये किताबें ले लिए। लेकिन बेसिक पढ़ने के लिए, बेस तैयार करने के लिए कक्षा 6 से 12 तक की एनसीईआरटी ऐसे ही सारे सब्जेक्ट में करना पड़ेगा, जी बेसिक और एडवांस। तो आप फोकस कीजिए, जॉब अगर लेना है तो 6 महीना 1 साल जम करके सुबह 2 घंटे, दोपहर में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे स्टडी का टाइम बना करके और सारी चीज़ों का टाइम टेबल बना करके आप, और डे वाइज 2 टाइम टेबल होता है, एक पूरे दिन का कि हमें जी सर। पूरे दिन में कब कितने घंटे किस चीज़ को देना है, और दूसरा टाइम टेबल होगा कि हमने स्टडी के लिए जब जब टाइम लिखा है तो कितने देर किस सब्जेक्ट को देना है हफ्ते में। कोई सब्जेक्ट हफ्ते में हम 3 ही दिन पढ़ेंगे, मैथ है हम इसको पूरा डेली लगाएंगे क्योंकि ये प्रैक्टिस मांगता है। जी किसी सर। को हम आधे घंटे ही पढ़ेंगे, किसी को हम 1 घंटा पढ़ेंगे। तो जी ऐसे कि पूरे हफ्ते में सारे सब्जेक्ट को हम समय दे पाएँ। सर, लूसेंट की बेसिक और एडवांस दोनों बुक अच्छी हैं इंग्लिश की, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज को लें। ल- एक मिनट, आप बेसिक और एडवांस में कंफ्यूज हो गए। बेसिक किताबें नहीं वो सर, किताबें हैं जो स्कूल लेवल पर एनसीईआरटी की चलती हैं, स्कूल में चलती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती हैं, जी ठीक सर। है। और एडवांस किताबें जो होती हैं वो कंपटीशन के लिए तैयार की गई रहती हैं स्पेशली। जी सर। जैसे आप जी मैथ्स की बात कर लें तो आर जी अग्रवाल की 2 किताबें आती हैं, एक तो कंपटीशन वाली आती है जी और सर। एक स्कूलों में चलती है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक जो है मैथ्स के। जी अगर हम बात कर लें ज्योग्राफी हिस्ट्री की, तो ज्योग्राफी हिस्ट्री स्कूल में जो किताबें चलती हैं वो अलग हैं। एनसीईआरटी जी तो जो है ये गवर्नमेंट की तरफ से पब्लिश किया जाता है, पूरे देश के लिए है। एससीईआरटी जी स्टेट का है। जी तो सर। वो किताबें पढ़ लिए। प्राइवेट पब्लिकेशन जो प्राइवेट स्कूल हैं उनमें भी किताबें चलती हैं बहुत सारी पब्लिकेशन की, तो ये सब बेसिक किताबें हो गई। अब जी हमको सर। एडवांस किताबें पढ़नी है तो लूसेंट हर सब्जेक्ट का निकालता है किताब, अलग अलग राइटर से लिखवा करके। परीक्षावाड़ी है, जी हर सब्जेक्ट की किताब निकालता है अलग अलग राइटर से लिखवा करके। जी सर। तो ये सब एडवांस किताबें हैं। तो बेसिक जितनी भी किताबें होंगी वो स्कूल लेवल की होंगी। जी सर, जो बच्चे पढ़ रहे हैं 8 हम्म तक के उनकी हम्म। एनसीईआरटी की। सर, जैसे इसमें पूछते हैं ना क्वेश्चंस सीटेट में, फर्स्ट पेपर में भी और सेकंड पेपर में भी, उनमें से एनसीईआरटी में से ही आता है मोस्टली। हाँ, सी टेट में आपको 90% से ज़्यादा क्वेश्चन, या एक तरह से कह सकते हैं 100% क्वेश्चन जो है वो एनसीईआरटी। एनसीईआरटी से ही आते हैं, क्योंकि उन्हीं किताबों से वो पेपर तैयार ही किए जाते हैं।
जी सर। हम्म। तो मेरे पास हैं सर सीटेट के नोट्स हैं 8 तक के। नोट्स आपने बनाए हैं या किसी और के बनाए हुए नोट्स आपको मिल गए? नहीं सर, जैसे पढ़ा रहे थे ना, मैंने बैच लिया था तो उसमें मैंने तैयार किए हैं। अच्छा, समझाते थे हाँ, मैथ्स के भी। नोट्स नोट्स खुद का बनाया हो जी तब सर, जो उसका फायदा है, किसी और ने बनाया है तो वो आपके काम जी का नहीं है। नोट्स बनाने का तरीका इंग्लिश। ये है कि आपने कोई कोचिंग लिया है, उन्होंने पढ़ाया, जी सर। आपने नोट डाउन कर लिया, जी इसके बाद उसी टॉपिक को आपने अन्य टीचर से भी पढ़ लिया, आपने उस टॉपिक को अन्य किताबों से, दो चार किताबों से भी पढ़ लिया। अब उसके बाद जी सर। आपको अच्छे से सब समझ में आ गया। अब आप जो कोचिंग का नोट्स बनाई हैं, जो किताब आपने जी दो चार पढ़े हैं, आपने अन्य जो जी टीचर से यूट्यूब पर यहाँ सर्च करके यहाँ वहाँ दो चार और वीडियो देख करके आपने जो पढ़े हैं, उन सबके जो जी नोट्स सर। बनाए हैं सबको मर्ज करके एक बढ़िया सा नोट्स बनाए। लेकिन जनरली लोग क्या करते हैं, छोटा जी नोट बनाते हैं कि हाँ पढ़ लिया है, छोटा नहीं। नोट्स का मतलब होता है टॉपिक अगर वो 10 मिनट पढ़ाया गया है तो उस टॉपिक पर आपका जो नोट्स होना चाहिए उस पर 10 पेज, 20 पेज, 50 पेज, जितना अधिक से अधिक लिख सकते हो उतना लिखें। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा हम लिखेंगे, जितना ज्यादा हम पढ़ेंगे, उतना ज्यादा जी अच्छे से वो टॉपिक हमें क्लियर हो जाएगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जी सर। लेकिन लोग क्या करते हैं, नोट्स बनाते हैं ट्रिकी, बस शॉर्टकट रट्टा मारने के पर्पज से, और रट्टा मारा हुआ चीज हमेशा जो है आपके काम आ जाए, वही क्वेश्चन आ जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है, आपने जी सर। किसी टॉपिक पर नोट्स बनाया, जी मान लीजिए सर। कि आपको बनाना है नोट्स WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ये कब जन्म लिया? ये जब नहीं था तो उससे पहले क्या था? जो इससे पहले था वो कब शुरू हुआ, क्यों जरूरत पड़ी, फिर क्यों जो है उसको बदला गया, WTO लाया गया। WTO जब लाया गया तो तब से अब तक क्या क्या हुआ, शुरू में कौन कौन देश इसमें थे, अब कौन कौन देश हैं, इन्होंने कब कब क्या क्या परिवर्तन किया है। यानी कि कम से कम कुछ नहीं तो 20, 30, 40 पेज का नोट्स इस पर बना डाले शुरू से लास्ट तक। अब जी पूछे, सर। चाहे IAS का एग्जाम हो, चाहे PCS का एग्जाम हो, चाहे सुपर टेट हो या सी टेट हो, यूपी टेट हो, SSC हो, बैंक PO हो, पूछे कहाँ से पूछेगा WTO के बारे में? सब तो हम लिख लिए हैं, सब तो हम पढ़े हैं 4 बार 10 बार। अब पूछे जहाँ से पूछना हो, हमें तो ट्रिक पढ़ने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं, हमने पूरा कहानी पढ़ लिया है, डेट याद कर लिए हैं, हर चीज। तो अब दोबारा बार बार जो है उसी को हमें रिवाइज करना है बस। तो एक लॉन्ग नोट होना चाहिए हर टॉपिक पर। उसके बाद उस नोट्स को बार बार पढ़ेंगे और उसमें जो खास खास चीजें याद करने वाली हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देंगे, पेंसिल से मार्क कर देंगे, ताकि उन चीजों पर ज्यादा फोकस रहे। ये याद रखना है हमें, क्योंकि जो डेट होते हैं, नाम होते हैं, इनको तो याद रखना होता है, रटना होता है। जी सर। तो नोट्स का मतलब एक डिटेल कहानी उसके बारे में। जी तो सर। जो भी नोट्स बनाइए, आपको कोचिंग वाले ने पढ़ाया, वो आपने उतार लिया, वो आपका बनाया हुआ नोट्स नहीं है, उन्होंने बनाया है किताबें पढ़ करके, वो आपको दे दिए। तो उनको जो लगा कि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसका नोट्स उन्होंने बना लिया और वो चीज उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया। तो ये चीज वो समझे हैं और अपना समझा हुआ नोट्स आपको दे रहे हैं। जी सर। लेकिन वो जो चीज नहीं बोल रहे हैं या नहीं लिखा रहे हैं, जो चीज वो समझ लिए हैं सिर्फ, वो तो हम नहीं जानते ना। जी सर। उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें भी किताबें पढ़नी होंगी, चाहे बड़े से बड़ा कोई टीचर हो। खान सर की बात कर लीजिए, फिजिक्स वाला की बात कर लीजिए, दिवकीर्ति सर की बात कर लीजिए। आप ध्यान से अगर कभी इन लोगों को सुनेंगी तो ये लोग किताबें पढ़ते रहते हैं हमेशा, जी हमेशा बात करेंगे, जब भी कुछ कहेंगे तो इनकी लाइफ का ये पार्ट है डेली का कि किताबें पढ़ते रहते हैं, और जब पढ़ते हैं तब ये पढ़ाते हैं। तो जब वो इतना हाई लेवल पर जा करके अभी भी पढ़ रहे हैं, तो उनका सिर्फ नोट्स लेकर के, उनका सिर्फ लेक्चर सुन करके और हम जो है सफलता हासिल कर लें, इतना जो है काफी नहीं है। जब वो पढ़ रहे हैं तो हमें भी पढ़ना पड़ेगा। उनका तो हम गाइडेंस ले लिए, वो जो समझा रहे हैं समझ लिए, लेकिन हम कोशिश करें कि वो सारी चीजें भी हम भी 2-4 किताबों से पढ़ें। एक किताब नहीं, हमेशा फोकस करना है 2-4 किताबों। पहले एक किताब पर, जब एक से समझ में आ गया तो अन्य राइटर्स को भी पढ़ना है। तो नोट्स हमेशा अपना बनाइएगा, और अपना नोट बनाने का तरीका यही है कि हम जहाँ से कोचिंग कर रहे हैं उनका पढ़ाया हुआ, 2-4 और वीडियो देख करके, 2-4 किताबें पढ़ करके, उसके बाद जब हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तब उस पर हम डिटेल नोट्स बनाएं। यानी एक टॉपिक को पढ़ने, समझने, क्लियर करने में, उसका नोट्स अच्छे से तैयार करने में, एक टॉपिक सिर्फ हमने जैसे नाम लिया WTO,
WTO को अगर कोई पर डे 2 से 4 घंटे भी दे रहा है तो भी 1 हफ्ता लग जाएगा। जी और लोग क्या करते हैं, आज एक टॉपिक पढ़े, कल दूसरा टॉपिक पढ़े, परसों तीसरा, ऐसे पढ़ करके सोचते हैं कि जो है हमारी तैयारी हो रही है। ऐसे तैयारी नहीं हो पाती है। जो हम बता रहे हैं, अगर इस तरह से कोई तैयारी करेगा, दावे से है कि चाहे कोई भी एग्जाम हो वो टॉप के रैंक में रहेगा। जी सर। हाँ, तो फोकस करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। जी अगर एक सीट लेना है तो कंफर्म सीट। जी सर। जी सर। आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को, मेरा 2 नंबर से रह गया, अरे 1 नंबर से रह गया, अरे हमारा मेरिट लिस्ट में नाम था, बाद में हम बाहर हो गए। ये वो लोग हैं जो बॉर्डर तक जा करके रह गए। क्यों रह गए? क्योंकि इन्होंने सिर्फ काम चलाने भर का जो है पढ़ाई किया, उससे आगे बढ़े ही नहीं। अगर इन्होंने जो है सीटेट दिया है 90 नंबर सोच करके, या आरक्षित वर्ग के हैं 82 नंबर सोच करके, अगर इन्होंने 150 नंबर के बारे में सोच करके पढ़ाई किया होता तो 1 नंबर 2 नंबर जो कम रह जाते हैं, जैसे आपका 89 है ना, आपने बताया। जी जी जी। मान लीजिए आप कल्पना कीजिए कि आप जनरल होती, तो क्या ये सीटेट जो है आपका मान्य होता? नहीं होता सर। नहीं है। 90 से कम जनरल के लिए बेकार है। तो अब जनरल वाला को ये सोचे कि हम 90 नंबर की तैयारी कर लें और फिर बाद में एग्जाम दे करके आए तो उसका 1 नंबर कम रह जाएगा, यार 1 नंबर से रह गए बस, तो वो गलत बोल रहा है। वो 1 नंबर से नहीं रह गया है, वो 61 नंबर से रह गया है, 61 नंबर से पीछे है। और उसमें भी जो वो 89 लाया होगा, हम गारंटी से करें 10 से 15 नंबर तुक्का के होंगे, उसे आता नहीं होगा उसने, लेकिन ABC कुछ रंग दिया होगा और उसमें से कुछ सही हो गए होंगे। आपके भी 89 हैं, तो आप ये दावे से नहीं कर सकते कि 89 क्वेश्चन जो मेरे सही हुए हैं वो 100% आंसर हम कंफर्म थे, ऐसा कह ही नहीं सकते हैं आप। 89 में 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको डाउट होगा कि ये वाला होगा कि ये वाला होगा, आपने ABC कुछ भी रंग करके आप आए डाउट में, और वो बाद में सही निकल गया। कुछ न कुछ होता है ऐसा, ऐसा ही हुआ होगा। तो नोट्स अच्छे से बनाइए और तैयारी जम के कीजिए। भर्ती आने जा रही है जूनियर शिक्षक की। कब तक संभावना है सर? यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो गया है, सदस्य चुन लिए गए, अध्यक्ष चुन लिए गए, परीक्षा नियंत्रक चुन लिए गए, मीटिंग का दौर चल रहा है। TGT PGT जो पेंडिंग है एग्जाम, वो एग्जाम कराने के लिए जो है अभी मीटिंग वगैरह हो रहे हैं। एडिट जूनियर का रिजल्ट आना है, उस पर हो रहा है। ये मान करके चलिए कि अभी आपको कम से कम 3 से 4 महीने मिलने वाले हैं। TGT का क्या है सर? TGT का एग्जाम होगा जो? TGT PGT के फॉर्म भरे जा चुके हैं पहले से, उसका एग्जाम होना है जी। तो उसका डेट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि या तो ये दिसंबर जनवरी में होंगे, या अगर दिसंबर जनवरी में नहीं हो पाते हैं तो बोर्ड एग्जाम के बाद होंगे। संभावना ज़्यादा यही है कि बोर्ड एग्जाम बाद, लेकिन तैयारी करके चलना है कि अगर दिसंबर जनवरी में हो जाए तो लोग दे सकें, जो लोग फॉर्म भरे हैं। आपने भरा है? जी सर, भरा है। तो आप मान करके चलिए कि दिसंबर जनवरी में एग्जाम होने जा रहा है, और फोकस होकर के पढ़ाई कीजिए। और पढ़ाई करने का हमने डिटेल में चर्चा किया। सब्जेक्ट सर इसमें GK भी आएगा और मेन सब्जेक्ट अभी बोल रहे हैं GK भी आएगा। हाँ बिल्कुल। अब जो पैटर्न चेंज होने जा रहा है, काफी कुछ बदलने जा रहा है। तो आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपने TGT या PGT जो भी भरा है या दोनों भरी हैं, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट आपको तैयार करना ही करना है। लेकिन अब जो है मान लेते हैं कि नया पैटर्न बनता है, उसमें 200 क्वेश्चन आता है, जैसे कि केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, DSSB वगैरह में होते हैं। मान लेते हैं कि 200 क्वेश्चन आते हैं, तो 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट पे हो जाएंगे। जी सर। 120 प्रश्न, उसमें कुछ प्रश्न लैंग्वेज के होंगे, हिंदी के, इंग्लिश के, कुछ प्रश्न मैथ और रीजनिंग के होंगे। जी सर। कुछ प्रश्न जो है GK GS के होंगे। अब GK GS में आप हैं आर्ट की जी, और GK GS में साइंस भी आता है। जी सर। वो भी पढ़ना पड़ेगा। कम से कम कक्षा 6 से लेके हाई स्कूल तक का तो NCERT पढ़ना ही पड़ जाएगा। साइंस भी। आर्ट वो साइंस वाले हैं तो उनको आर्ट का पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट, क्योंकि अगर 200 में 80 प्रश्न सब्जेक्ट के आ रहे हैं, 120 प्रश्न कॉमन आ रहे हैं, 2 पेपर होता है अगर, तो एक पेपर कॉमन हो जाएगा जो सबको देना है। उस टाइम तो सर एक ही सब्जेक्ट दिया हुआ था कि मेन सब्जेक्ट का एग्जाम होगा। पीछे क्या हो गया, वो पुराना हो गया। अब आगे नए नए परिवर्तन होते रहते हैं। ऐसे ही एक जो है भर्ती आई थी LT ग्रेड की, लोगों ने फॉर्म भर दिया, वो मेरिट पर भर्ती होनी थी, बाद में जो है उसको परिवर्तित कर दिया गया, एग्जाम करा दिया गया।
जी तो समय के साथ बदलाव होते रहते हैं। तो अपना सब्जेक्ट तो जी आप पढ़ ही रही थी टीएसटी पीएचडी के लिए, जी जी तो अपना सब्जेक्ट तो हर हाल में पढ़ना है। जी सर। अब आपको जो सुपर टेट के लिए या सी टेट यूपी टेट के लिए दूसरे पढ़ रही सब्जेक्ट थी, के। उसको भी समझ लीजिए कि हमें तैयार रखना है, क्योंकि अगर टीजीटी पीएचडी का पैटर्न चेंज होता है जी तो ये जो सुपर टेट का सिलेबस है, सी टेट यूपी टेट का सिलेबस है, ये वहाँ काम जी आ जाएगा। जी सर। तो आप तो टीजीटी पीएचडी भी जब भरी है वो भी देना है, और जूनियर जी भर्ती आ रही है प्राइमरी वो भी देखना है, तो जी टाइम टेबल बनाइए। जी सर। सामने टीजीटी पीएचडी है, पहले मेन रूप से उसके सब्जेक्ट को ज़्यादा समय दीजिएगा। जी सर। और नौकरी अगर 6 महीने 1 साल 2 साल के अंदर लेना है तो कम से कम पर डे 6 घंटे पढ़ना पड़ेगा, टाइम टेबल बना के। सेल्फ स्टडी की बात कर रहे हैं, 6 घंटे। बाकी आप ऑनलाइन कोचिंग ये वो जो करेंगी वो अलग है। जी सर। और नोट्स किसी का भी ले लीजिए आप, कोचिंग में जाकर के जी वो जो नोट्स बनवा रहे हैं चाहे जितने वो नोट्स बना लीजिए, लेकिन जब तक आप किताबों को लेकर के अपने कोचिंग के नोट्स को और क्लास को अटेंड करके अन्य जी जो टीचर्स हैं जो भी यूट्यूब पर वीडियो पढ़े हैं उनको पढ़ करके उसके बाद आप जो नोट्स बनाएंगी वो आपको सफलता तक ले जाएगा। जी अगर ये कोई सोचे कि सिर्फ एक कोचिंग हम कर लें और कोचिंग के नोट्स हम जो बनाए हैं उसी से पढ़ लें और उसी से हम सफल हो जाएंगे, नहीं, आएगा उसमें से क्वेश्चन, लेकिन जी सफलता की कोई गारंटी नहीं है वो। जी। हम्म डिटेल में पढ़ना पड़ेगा सर, कहने का मतलब कंपटीशन आपका। तगड़ा है ना। अभी देखिए यूपी पुलिस 60,000 भर्ती आई और आवेदन 48 लाख। जी अब इस 48 लाख में 60,000 को ही नौकरी मिलनी है ना, जी 47 लाख 40,000 तो घूमेंगे बाहर रहेंगे। जी अब वो 27 लाख 40,000 कौन लोग होंगे? वही होंगे जो खाली एक कोचिंग कर लिए उन्हीं पर डिपेंड होगा, जो सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं, खुद से तैयारी नहीं कर रहे हैं, अपने नोट्स खुद नहीं बना रहे हैं, मेहनत नहीं कर रहे हैं। तो वो सारे 47 लाख 40,000 लोग बाहर होंगे कि नहीं होंगे? जी क्योंकि सीट तो 60,000 है, तो 60,000 को नौकरी मिलनी है। जी सर। तो टीजीटी पीएचडी में सब्जेक्ट वाइज होता है, सीटें कम होती हैं, 100 200 400 ऐसे ही सीटें होंगी, जी बहुत ज़्यादा सीटें आती नहीं हैं। जी सर। और भरने वाले जो टीजीटी पीएचडी की तैयारी कर रहा है वो भी भरेगा, जो आईएएस पीसीएस की तैयारी कर रहा है वो भी भरेगा, जो बैंकिंग की तैयारी या एसएससी की तैयारी कर रहा है और वो भी योग्यता अगर रखता है तो वो भी भरेगा। तो भरने वाले तो बहुत होंगे, दिल्ली में कोचिंग कर रहे होंगे, लखनऊ में कोचिंग कर रहे होंगे, इलाहाबाद में कोचिंग कर रहे होंगे, बनारस में कर रहे होंगे, बरेली में कर रहे होंगे, कानपुर में कर रहे होंगे। हो सकता है कि कहीं बाहर जॉब करते हों, पुणे में हों, बेंगलोर में हों, वहाँ बढ़िया कोचिंग कर रहे होंगे। कंपटीशन आपकी किनसे है? जो दिन रात पढ़ाई में लगे हैं, कोचिंगों में लगे हैं, जो न जाने कितनी बार नेट क्वालिफाई कर चुके हैं, न जाने कितनी बार जो है वो और भी कुछ एग्जाम्स जैसे मान लीजिए पीसीएस दे रहे थे तो उसका प्री वगैरह मेंस वगैरह तक क्वालिफाई कर चुके होंगे। ऐसे ऐसे लोग भी फॉर्म भरे होंगे। कंपटीशन उन लोगों के साथ है, ऐसे ऐसे लोग होंगे। जी सर। क्योंकि जो पीसीएस दे रहा है उसका टारगेट पीसीएस जरूर है, लेकिन वो जानता है कि पीसीएस में कितनी सीटें रहती हैं और पीसीएस की तैयारी करने वाले कितने हैं, आईएएस की तैयारी करने वाले कितने हैं, कितनी सीटें आ रही हैं, तो सबका तो होना नहीं है। तो वो भी तो ऑप्शन लेके चलता है कि हमें भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाए। जब इतना मेहनत कर ही रहे हैं तो उनमें से जो भी योग्यता रखता होगा उसने भी फॉर्म भरा होगा, चलो भैया टीजीटी भी भर देते हैं, पीजीटी भी भर देते हैं, हमने भी ये कोर्स कर रखा है, बीएड कर रखा है या एमए कर रखा है या जो भी, तो उसने भी भर दिया होगा। जी जी तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है और कई सालों से भर्तियां जो है काफी टाइम हो गया है नहीं आई हैं। तो जी कंपटीशन दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। जिन्होंने फॉर्म भरा होगा कई सालों से कोचिंगों में लगकर तैयारी कर रहे होंगे, जो बातें आज हम आपको बता रहे हैं ये बातें उनको जब फॉर्म भरे होंगे उससे पहले कितने साल से तैयारी कर रहे होंगे पहले ही बता दिया गया होगा, वो उस हिसाब से लक्ष्य बना करके पढ़ रहे होंगे हम। जी सर। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। अगर आपको एक सीट लेना है जी सर। तो सेल्फ स्टडी 4 से 6 घंटा, बाकी कोचिंग यूट्यूब ये वो एक्स्ट्रा। जी जी इतना सर। मेहनत करना होगा, जम करके करना होगा, नोट खुद के बनाने होंगे। जी सर। मतलब ये समझिए कि जैसे आप किसी को खाना खिलाती हैं, आपने उसे कोई मेहमान आया उसको आपने थाली में 2 रोटी परोसा, जी तो वैसा तो है नहीं कि फिर नहीं पूछेंगे, फिर जाती हैं जी पूछती हैं, जी 1 रोटी और ले लीजिए, 2 रोटी और ले लीजिए, आप देती हैं और तब तक जी देती हैं जब तक अगला एकदम बिल्कुल मना ना कर दे कि नहीं नहीं अब नहीं चाहिए मेरा पेट भर गया। जी सर।
तो पढ़ाई भी तब तक करनी होती है जब तक पेट भर ना जाए। पेट भरना मतलब जब तक हम जो सोच रहे हैं, जो पाना चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल न हो जाए, तब जी तक पढ़ाई तो करना पड़ेगा। जी सर। अब बहुत सारे लोग जो है जैसे जैसे समय बीतता है, थोड़ा देर होता है, कोई रिजल्ट जो है उनके मन मुताबिक नहीं आता तो निराश हो जाते हैं, हार मान लेते हैं। निराश नहीं होना है। आप जी सर। कोई भी व्यक्ति कोई एग्जाम दिया, अगर वो उसमें सफल नहीं हो पाया तो अब जी अगले सर। बार के लिए उसे तैयारी करना है, और ये सोच करके तैयारी करना है कि उस बार हमने जीरो से शुरू किया था और अब जी की बार जो हमें शुरू करना है हम जीरो से नहीं करेंगे। अब तक का जो हम पढ़ाई कर चुके हैं उतना तो कर ही चुके हैं, जो अनुभव ले चुके हैं ले चुके, अब उसके आगे और हमें करना है। जी सर। हम्म। सर नेक्स्ट टाइम सीटेट आएगा तो मैं फर्स्ट पेपर के लिए फॉर्म हाँ, जैसे ही फिल कर बीएड दूंगी। का गजट आ जाता है, प्राइमरी में बीएड वैलिड हो जाता है, तो सीटेट आपको हर हाल में एक बार क्वालिफाई कर लेना है, ये माइंड में रहना चाहिए। जी प्राइमरी का जूनियर का तो हो गया सर, जूनियर का वापस करने की जरूरत तो नहीं है अब? नहीं, आपने कर लिया है। अगर आपको लगता है कि आप जो है फिर दे करके और अच्छे नंबर लाना चाहती हैं, अपने आप का मूल्यांकन करना चाहती हैं कि हम और कितना अच्छा कर पा रहे हैं, तो आप जी देते सर। रहिए, उसमें रोका नहीं गया है। जी जी। अब आगे जो है जो एकेडमिक मेरिट में भर्तियां होती थी, जी पहले हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, ये सब भी जोड़ दिए जाते थे जी। प्राइमरी की भर्ती में, जूनियर की भर्ती में, पहले ऐसे हो जाते थे। अब जो है एकेडमिक को पूरी तरह से खत्म किया गया, कर दिया गया जी है। अब जो भी होगा, जो एग्जाम होगा उसके नंबर, और अगर उसमें कहते हैं कि टेट के नंबर जोड़ेंगे, इंटरव्यू लेंगे, डेमो कराएंगे, तो इन सब का नंबर ये सब मायने जी रखेगा। जी सर। एकेडमिक किसी का अच्छा हो या एकेडमिक अच्छा ना हो, कम नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अब जो वो आगे करेगा उसी के आधार पर उसे सफलता या असफलता मिलेगी। जी सर। थैंक यू हम्म सर। चलिए, वेलकम। और तैयारी जोर से शुरू कर दीजिए। टीजीटी पीटी का एग्जाम मान कर चलिए कि दिसंबर जनवरी में होने जा रहा है। जूनियर की भर्ती भी आने जा रही है, प्राइमरी की भी भर्ती आएगी। अपने हाथ में सिर्फ जी एक सर। चीज है, पढ़ाई। पढ़ाई पर फोकस जी किए रहिए। जी सर। थैंक ठीक यू है। सर। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, ठीक, वेलकम।